ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध। आपको जब तक ट्रांजिटिव रिलेशन पूरा क्लियर नहीं होगा आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन को सही से देखना। एक ट्रांजिटिव का सेंस क्या बनता है, संक्रामक बीमारी ट्रांजिटिव डिजीज के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अभी तो कोरोना एक ट्रांजिटिव डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। यानी अगर 3 आदमी है, पहले से दूसरे का कांटेक्ट है, दूसरे का तीसरे का कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पहले और तीसरे में भी वो डिजीज स्प्रेड करेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिटिव होने का सेंस यहीं से है। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव को डिफाइन करेंगे। तो ट्रांजिटिव से पहले हमने 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था बेटा, A बिलोंग्स टू R, वो भी किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए। और दूसरा अगर देखा जाए सिमेट्रिक पढ़ा था, तो सिमेट्रिक का क्या था कि AB बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R। तो ये दोनों को तो आपको पूरा ध्यान में रखना है। ये आपका किसके लिए बेटा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, और ये सिमेट्रिक होने के लिए। उसी तरह से हम लोग अब ट्रांजिटिव को डिफाइन करेंगे, और ट्रांजिटिव को डिफाइन करेंगे तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना क्या कह रहा है, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। ये बेटा एंड का सिंबल है, ठीक है, एंड भी लिख सकते हो आप। और दैट इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R, सच रिलेशन आर नॉन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। कहता है कि अगर A भी उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी A का रिलेशन A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन इट मस्ट बी A शुड बी रिलेटेड टू C। अगर A का भी रिलेशन C के साथ है तभी जाके ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन का, तो इसको सिंपल वे में देखो, A का कनेक्शन B के साथ है और अगर B का कनेक्शन C के साथ है तो निश्चित रूप से A का कनेक्शन C के साथ होना चाहिए। तो चलो हम इसको एग्जांपल से देख रहे हैं। हमारे पास एक सेट है A1 2 3 और हमारे पास 3 रिलेशन इसमें दिया हुआ है, और हमको चेक करना है वेदर वन ऑफ देम इज ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। देखना है कि इसमें से कोई ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फोकस 1 2 and 2 3 सेकेंड एलिमेंट, और आप फर्स्ट एलिमेंट को खोजोगे कि इसका सेकेंड एलिमेंट किसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका सेकेंड एलिमेंट संजोग है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट है, और जब देखो 1 2 और 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 1 3 को भी बिलोंग करना चाहिए, और ये है। तो यहाँ इस केस में तो लग रहा है कि इस एलिमेंट के लिए आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब क्योंकि 1 by 1 खोजना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज ऐसा नहीं, अभी तो बहुत अच्छा संयोग मिला कि साइड में ही मिल गया। कभी ऐसा होगा कि किसी का रिलेशन किसी के साथ होगा, उसका पोजीशन अलग अलग होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट लो, उसका सेकेंड एलिमेंट से खोजो कि आप फर्स्ट एलिमेंट किसी का है, तो अब इसका किसी और से पेयर नहीं बनना है। अब इस पे आओ, अब इसके बारे में खोजो कि इसका जो सेकेंड एलिमेंट है किसी का फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। ऑब्वियसली इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब आपका 2 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 3 का रिलेशन है, 3 2 का रिलेशन। डेफिनेशन कहता है कि अगर A का रिलेशन है B से और B का रिलेशन है C से, तो इसका मतलब है कि A का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, C के साथ होना चाहिए। तो चूंकि 2 3 और 3 2 में दोनों देखो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट टैली कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, जबकि 2 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। क्लियर है। अब इसमें तो चूंकि सिंगल एलिमेंट है, लेकिन आपको पता है कि आप सेट में क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, आपको पता है। चलो अब देखो, इसका ये एलिमेंट 3 है और इसका कोई भी एलिमेंट 3 नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथ में अगर इसका एलिमेंट 3 है तो इसका कोई एलिमेंट 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ट्रांजिटिविटी तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव है ही नहीं। क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, AB भी होना चाहिए, साथ में BC भी होना चाहिए, और इस दोनों के होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, AC भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, ठीक है। अब चलो इसकी तरफ R2 की तरफ आते हैं। अब R2 को थोड़ा ध्यान से देखो, इसका ये एलिमेंट 3 है, इसके लिए 3 टैली कर रहा है। चलो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, ये दोनों जब मिल गया तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 1 2 है। चलो इस एलिमेंट का हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब थोड़ा सा इसका वेरिफिकेशन करते हैं। इसका लास्ट एलिमेंट लो 2, किसी का फर्स्ट 2 नहीं है, इसका मतलब इसके लिए हमको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है।
चलो अब फिर आओ, इसका लास्ट एलिमेंट लो 2 और देखो किसी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, नहीं है, इसका मतलब इसको भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसको कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन, कि इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C देन A शुड बी रिलेटेड टू C, ठीक है। और अगर ऐसे कंडीशन को कोई पूरा करेगा तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें तीनों में से कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है, R2। क्लियर है, पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, बेसिक तरीका क्या है, ऐसे आप खोजते रह जाओगे, पजल होते रह जाओगे। आप क्या करो, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए चेक कर लो, पोजीशन उसका कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप इसका सेकंड पकड़ो, अब देखो किसी का फर्स्ट उससे टैली करता है कि नहीं। एक एलिमेंट बेहतर है और भी है तो और से मिला लो, सबका मिला 1 by 1 उसको मैचिंग कर लो, और 1 by 1 जैसे ही मैचिंग कर लोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। और भी एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के डेफिनेशन को देखने के बाद हम लोग आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। और मैंने बताया था कि मैंने पूरे के पूरे रिलेशन के क्वेश्चन को बेसिकली 3 कैटेगरी में रखा, बाकी छोटा मोटा कैटेगरी अलग है, उसको देख लेंगे। लेकिन 90% क्वेश्चन जो है वो इसी 3 कैटेगरी में आता है कि आपको जो लैंग्वेज स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन होगा और आपका एलिमेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो चलो हम लोग उसी तरह से इस ट्रांजिटिव रिलेशन के सारे क्वेश्चन को 1 by 1 टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन, यानी कि टाइप 1। और टाइप 1 तो हमने एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि आपके पास क्या होगा, रिलेशन होगा, आपके पास क्या होगा, एलिमेंट होगा, तो हो जाएगा। चेक कर लोगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलो आगे चल के इस पे और भी एग्जांपल देंगे। तो अब हम लोग टाइप 1 को स्किप करके किधर जाएंगे, टाइप 2 पे। ये टाइप 1 ही था। अब टाइप 2 जो था हमने बताया था कि टाइप 2 स्टेटमेंट टाइप का होगा, और हमारे पास वो समुच्चय है मोहल्ले के सभी व्यक्तियों का समूह हमारा एक सेट है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 4 रिलेशन है बेटा, बेसिकली हमारे पास 4 रिलेशन है। पहला रिलेशन दिया हुआ है XY सच दैट XY का पति है, ठीक है। और एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ है XY सच दैट XY का पिता है। पहले हम दोनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। रिफ्लेक्सिव वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, मानना नहीं होता था, वहां पे हमारा पहले से क्लियर होता था कि आपको वी नो दैट या वी हैव लिख के हम लोग देखते थे वाई के जगह एक्स पुट करके कि हाँ ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेमेटिक वाले केस में क्या करते थे कि मान लेते थे एक्स वाई को, फिर हम लोग उस स्टेटमेंट को लिखते थे, फिर उसको रिवर्स करके देखते थे कि हाँ ये रिवर्स होगा या नहीं होगा, और अगर हो जाता था तो बोलते थे कि हाँ सिमेट्रिक है, और अगर नहीं होता तो बोलते सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव वाले केस में भी आपको मानना पड़ेगा, और हम लोग मानेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखो हमने क्या क्या मान लिया, दोनों को मान लिया, एक्स वाई को भी मान लिया और वाई जेड को भी मान लिया, क्योंकि इसका डेफिनेशन तभी वर्क करेगा जब आपका ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और तभी जाके आप पता कर पाओगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक्स वाई को और वाई जेड को मान लिया। अब इसको डेफिनेशन को लिखे जो कि यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक्स वाई का पति है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी ब्रेन को यूज नहीं करना चाह रहे, और वाई जेड का पति है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल इवेंट। पति है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आप कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ देख सकते हो एक्स वाई का पति है, तो एक्स आपका क्या है बेटा, मेल है, और वाई क्या है, फीमेल है। और यहाँ अगर इसको आप नहीं पढ़ के इसको सिर्फ देखो तो ये आपका मेल हो जाएगा और ये फीमेल हो जाएगा, तो वाई देखो यहाँ फीमेल हो गया और वाई यहाँ मेल हो गया। ऐसा कहीं हो सकता है कि एक ही आदमी मेल और फीमेल दोनों जगह हो जाए, लेकिन एज्यूम कर लेते क्योंकि हमने माना है, इसको लेट किया, माना है कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक्स वाई का पति है और वाई जेड का पति है तो डेफिनेटली एक्स जेड का पति नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स जेड का पति नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स जेड का पति नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले देखा, पहले क्या करना है बेटा, मान लेना है एक्स वाई और वाई जेड को दोनों का डेफिनेशन लिखना, और फिर देखना है कि आप एक्स का रिलेशन जेड के साथ हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे तो लॉजिक है, यहाँ तो कोई रूल नहीं बताया जा सकता कि ऐसा ऐसा ऐसा। चलो तो अब इसको थोड़ा देखो, क्या करोगे बेटा, स्टार्ट करो, क्या लिखोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप क्या लिखोगे बेटा, बताओ, एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है। वैसे लिख दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, चलो ये तो पॉसिबल है। तो कॉमन सेंस की बात है, एक्स वाई का जब पिता होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फादर, और ये हो जाएगा सन, और ये आपका हो जाएगा फादर और ये हो जाएगा सन। तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये इसका ग्रैंडफादर होगा। लेकिन आपको ग्रैंडफादर थोड़ी, आपको रिलेशन थोड़े स्टेब्लिश करना है कि इसका क्या होगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो उसका पिता है या नहीं है। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि अगर ये इसका पिता है और ये इसका पिता है तो ऑब्वियसली ये इसका पिता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, एक्स जेड का पिता नहीं है, दैट implies xz does not belongs to R, therefore it is not transitive relation। क्लियर है, क्या करना समझ में आया? पहले अज्यूम कर लेना है, दोनों के डेफिनेशन को देखना और फर्स्ट और लास्ट का देखना है कि रिलेशन पॉसिबल है या नहीं, और ये रिलेशन आपको कॉमन सेंस से देखना है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाना। और कॉमन सेंस बहुत बड़ा तो है नहीं, बच्चे वाला चीज है, रिलेशन वाला है, कोई इशू नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि हम लोग इसको यहाँ से क्या करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे बता रहा हूँ सब का सब एनसीईआरटी का किताब में है, आप जाओगे सारा का सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं टाइप 2 में, एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलो बेटा स्टार्ट तुम करोगे मेरे साथ साथ, खुद से कॉपी पे लिखना शुरू कर दो, ये नहीं कि सर बता रहा है और सिर्फ चुप देख रहे हो वीडियो को। अब जब समझ रहे हो, सीखना चाह रहे हो तो बेटा जब जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ आप भी पेन ले लो, कॉपी लेके बैठ जाओ, स्टार्ट कर दो, फिर देखो कि हम दोनों टैली करते हैं कि नहीं। और कहीं अगर मिसमैच हो रहा है, कहीं अगर इश्यू हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं सर आप हम नहीं समझ पा रहे, तो जाओ कॉमेंट सेक्शन में जाओ, हमें बोलो कि सर आप यहाँ पे थोड़ा क्लियर करो, मैं वहां जाके फिर क्लियर कर दूंगा। चलो तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो बेटा क्या करेंगे आगे, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो देख लो तो बेटा क्या है यहाँ, देखो x जो है बेटा वो x किससे बड़ा है, y से बड़ा है। y से बड़ा है, कितना बड़ा है बेटा, 7 सेंटीमीटर। ये रहा आपका z, ठीक है, ये आपका z है और z से ये कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या x z से 7 ही सेंटीमीटर बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। लेकिन आपको तो सिर्फ ये देखना है कि 7 सेंटीमीटर बड़ा है या नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं, इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जब इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये जब इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ऑब्वियसली इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर बड़ा है, ज्यादा जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 14 सेंटीमीटर थोड़ी पूछ रहा है आपको तो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वो बड़ा है या नहीं। आप सिर्फ आंसर करो है या नहीं है, तो आप सीधे आंसर क्या करोगे, एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा, 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है। आप कितना है ये हमको मेजरमेंट करने के लिए थोड़ी पूछा। तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। क्लियर है? एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं, एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई का पड़ोसी है। ठीक है, एक्स वाई का पड़ोसी है। तो जब एक्स वाई का पड़ोसी है तो बेटा क्या, स्टार्ट करो तो बेटा क्या लिखोगे, लेट
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मेरे स्पीड में चलना कि मैं थोड़ा स्लो करूँ अपने आप को, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, क्या लिखोगे आगे बताओ, एक्स वाई का पड़ोसी है, और साथ में क्या लिखोगे बेटा, वाई जेड का पड़ोसी है। ठीक है, जब एक्स वाई का पड़ोसी है और वाई जेड का पड़ोसी है तो ऑब्वियसली तीनों आपस में पड़ोसी ही होंगे, तो डेफिनेटली हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स भी जेड का पड़ोसी होगा, तो यहाँ पे हमारा एक्स जेड का पड़ोसी होगा, और एक्स जेड का पड़ोसी है, that implies xz belongs to R, therefore it is, क्या लिख रहे थे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, कोई डाउट है? पहला क्या देखा, हस्बैंड का रिलेशन, पति का, दूसरा पिता का, तीसरा क्या था 7 सेंटीमीटर बड़ा का, और चौथा क्या था हमारा पड़ोसी का। तो अब तीनों चारों को फटाफट क्विक हम लोग देख लें। हमारा पति के रिलेशन में देखा कि अगर ये इसका पति है और ये इसका पति, ऑब्वियसली ये इसका पति नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये इसका पिता है और ये इसका पिता है तो कॉमन सेंस की बात है कि ये इसका पिता नहीं होगा। साथ में 7 सेंटीमीटर में देखा, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा, ऑब्वियसली ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। लेकिन पड़ोसी में तो ऐसा होगा, ये इसका पड़ोसी है और ये इसका पड़ोसी, ऑब्वियसली ये भी इसका पड़ोसी होगा। तो पड़ोसी वाला केस ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है, बाकी तीनों जो केस हमने देखा वो ट्रांजिटिव रिलेशन को शो नहीं करता। तो चलो अब हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है, इसी टाइप 2 के एक दो क्वेश्चन को और देख लेंगे, जहां पे हमने सरल रेखाओं के समुच्चय पे देखा था, किसी समतल के सरल रेखाओं के समुच्चय पे हमने देखा था। एक केस देखा था परपेंडिकुलर वाला केस देखा था, एक बेटा देखा था हमने पैरेलल वाला केस को देखा था। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेंगे और फिर तब हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। हमारा सेट पहले से दिखा हुआ, क्या सेट मेंशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग समझ रहे हैं कि सेट में हमारा जो है वो सरल रेखाएं का समुच्चय जो एक किसी प्लेन में है, हम सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं और L1 L2 इज सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। एक केस ये है, और दूसरा केस क्या है बेटा, L1 L2 इज सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ परपेंडिकुलर। चलो क्लियर करते हैं, मान लेंगे यहाँ पे बिल्कुल ब्रेन नहीं लगाना, एज्यूम कर लेना फिर सोचना क्या करना। L1 L2 बिलोंग्स टू R मान लेंगे, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अब L1 जो डेफिनेशन है वहां पे कुछ दिमाग नहीं खर्च करना है, वो लिख देंगे, एंड L2 पैरेलल L3। अब यहाँ लॉजिक लगाना है, चलो एक लाइन खींच लेते हैं, 3 L1 L2 L3। L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, और L2 भी L3 के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो क्या L1 L3 के पैरेलल है, तो आपका आंसर बिल्कुल हाँ होगा। That implies L1 is parallel to L3. That implies L1 L3 belongs to R. Therefore, it is transitive relation. इसलिए transitive relation होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में आए। बेटा क्या करना, एज्यूम कर लेना, पहले मान लेना, बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाना, होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, मान लेना है, डेफिनेशन का स्टेटमेंट लिख देना है, फिर उसके बाद रिलेशन ढूंढना है। तो चलो आप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। चलो बेटा क्या लिखोगे बताओ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। चलो बेटा यहाँ पे आप इसको फिगर से देख लो, ये रहा तेरा L1 और L1 पे L2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 पे L3 परपेंडिकुलर है। L1 पे आपका ये रहा आपका L2, मैंने दो तरह का क्वेश्चन बताया, एक जो आपके पास एलिमेंट और आपके पास रिलेशन था, सिर्फ देख लेना था और बताना था ये ट्रांजिटिव है नहीं, और दूसरा मैंने बताया जिसमें आपको क्या करना था कि एक रिलेशन स्टेटमेंट के रूप में था, हस्बैंड वाला रिलेशन, फादर वाला रिलेशन, पैरेलल वाला रिलेशन, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन। तो ये अब हमारा टाइप 3 है, इसमें आपका जो रिलेशन होगा वो आपका इक्वेशन के फॉर्म में होगा। मैंने इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में भी एक सा एग्जांपल दिया है। तो अब हमारे पास एक रिलेशन है और हमारे पास एक सेट है 1 2 3 से डॉट डॉट 13 एंड 14, और हमारे पास रिलेशन है xy सच दैट 3x - y = 0।
ठीक है, और आपको देखना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो एक तो तरीका है कि एलिमेंट हम लोग निकाल के देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है कि नहीं। यहाँ पे ये आसान होगा, लेकिन ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, पहले भी बताया मैंने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के केस में भी, तभी ये काम करेगा। तो अगर इसका एलिमेंट आप निकालोगे तो एलिमेंट निकालने के लिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, 2 के लिए 6 आएगा, 3 के लिए 9 आएगा और 4 के लिए 12 आएगा। ठीक है, 5 के लिए तो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो अब देखो इसका लास्ट एलिमेंट 3 है, 3 का पेयर यहाँ देखो 3 से मिल रहा है। ठीक है, इसमें तो नहीं है, इसमें 1 3 और 3 9 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 9 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। तो फिर आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ना कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R। मतलब बेटा 1 3 भी है और साथ में 3 9 भी है, लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, लेकिन 1 9 इस रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। ये तो एलिमेंट के मेथड से हो गया, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए इसका हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे, अल्टीआर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अलग अलग थोड़ा सा एरर है, देख लोगे। इसका अल्टरनेट मेथड ही कर देते हैं इसको। इसका अल्टरनेट मेथड अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अल्टरनेट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास रिलेशन क्या दिया बेटा, देखो x y such that 3x minus y is equal to 0। ठीक है, तो यहां पे जैसे वहां एज्यूम कर देते, ये तो आप एलिमेंट मेथड से डायरेक्ट बना दिए, लेकिन अब हम लोग एज्यूम करने का जो तरीका हमने टाइप 2 में पढ़ा था कि हमने पहले एक्स वाई और वाई जेड को माना था, तो यहां भी हम लोग उसी को मानेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो बेटा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। जैसा मैंने सिमेट्रिक वाले में बताया था कि आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, ये तो बताया, क्लियर किया हुआ पहले से। एंड अगर नहीं क्लियर है तो आप पीछे जाके वीडियो को देख लोगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। और अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3y माइनस जेड इक्वल टू आर, सॉरी 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इससे पहले वाला जो हमारा सेकंड टाइप था उसमें पति पिता या जो भी था उसको डायरेक्ट रिलेशन के हिसाब से देख लिया कि उसका एक्स का जेड के साथ रिलेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये तो इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन के फॉर्म वाले क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सबसे पहले समझ लो कि कुछ ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करोगे, आपको किसी भी तरह से इसमें से y को सॉल्व करके आउट कर देना है। तो y सॉल्व आउट तभी होगा जब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड में देखा हुआ है। तो हम यहाँ पे 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y, और फिर इसको अगर आप ऐड कर दोगे सिंपली तो प्लस 3y माइनस जेड और 0 प्लस 0, और यहाँ से 3y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9x माइनस जेड इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। और अगर आपका xz बिलोंग करता, एज्यूम कर लो कि अगर बिलोंग करता इस रिलेशन में, तो मैंने वहां बताया था कि 3 टाइम्स ऑफ x माइनस जेड शुड बी इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। लेकिन हमारा आया क्या है, 9 टाइम्स ऑफ x माइनस जेड इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे कि xz डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। पहले मेथड में भी हम लोग देखे थे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं था, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इस मेथड को एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग कैप्सूलाइज कर लेते हैं। करना क्या है, एक्स वाई को मान लेना है, वाई जेड को मान लेना है, परिभाषा के हिसाब से लिख देना, डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखना है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू 0। यहाँ भी वही करना है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू 0। अब हमको कुछ नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना है। तो यहाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से y को हटाने का एक सिंपल तरीका लग रहा है, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को, तो हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा। वही किया और हमारा ये आया। अब आपको देखना है कि xz बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर xz बिलोंग करता तो इसका मतलब है कि 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि हमारा यहाँ क्या निकल के आया है, 9x माइनस जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारे इस डेफिनेशन वाले क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा। इसका मतलब xz डज नॉट बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
क्लियर है बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल आपको हम बताएंगे किसके अबाउट में, एक लास्ट एग्जांपल देंगे हम आपको टाइप 3 में, और उसके बाद आपको जो मैं बताने वाला हूँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूँ, बहुत सारा जो आपका प्रॉब्लम होगा वो बताने वाला हूँ। इसके लिए आपका जो मेरा अगला वीडियो बनेगा उस वीडियो को देखना होगा। अगर आप उसको देखोगे तभी जाके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करूंगा, ट्रिकी वे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट था तो यहाँ मैंने बिल्कुल भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से बताया। वहाँ ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि कैसे आप ट्रिक से सॉल्व करोगे। चलो तो आपका अगला जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है xy सच दैट मॉड x माइनस वाई एक सम संख्या है। ठीक है, xy सच दैट मॉड x माइनस वाई एक सम संख्या है। तो चलो अब क्या करेंगे बेटा, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा पहले से, इससे पहले एग्जांपल में बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 2m। अगर एलिमेंट है तो कुछ एलिमेंट लेके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो मेथड नहीं यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको जनरल वे में ही बनाएंगे हम लोग। चलिए तो हमने इसको मॉड x माइनस इक्वल टू 2m लिखा है, इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि सम संख्या को 2m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप यहां मानोगे, क्या मानोगे, लेट xy बिलोंग्स टू r, जैसा कि हम लोग मानते हैं yz बिलोंग्स टू r। ये तो हमारा बिल्कुल पहले से पता है कि इसको तो मानना ही पड़ेगा। अब क्या लिखोगे बताओ, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2m1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड मॉड y माइनस z इक्वल टू 2m2। फिर अब तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर यहाँ पे m था, यहाँ m1 और m2 कैसे हो गया। आपने क्या लिखा, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू, मॉडुलस का जो वैल्यू है वो 2 का गुणज है। तो 2 का गुणज का मतलब 2m नहीं 2k भी लिख सकते थे, 2y भी लिख सकते थे, कुछ भी ऐसा लिख सकते थे। तो यहाँ पे चूंकि 2 का गुणज है तो हमने इसको m1 और m2 से क्लासिफाई इसलिए किया है क्योंकि m1 m2 अगर दोनों जगह m यूज करते, इसका ये मतलब था कि x माइनस वाई और y माइनस जेड का डिफरेंस दोनों सेम है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमने उस चीज को माना कि ऐसा नहीं है, और नहीं है तो निश्चित रूप से 2 का गुणज होगा और उसका फैक्टर अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमने दोनों जगह अलग अलग माना। यहाँ m1 लिया और यहाँ m2 लिया। अब मॉड के प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और मॉड का प्रॉपर्टी कहता है कि इफ मॉड x इक्वल टू k कोई पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि x शुड बी प्लस माइनस k। जैसे ही मॉड को रिमूव करेंगे, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ अगर मॉड को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस 2m1, और एंड यहाँ पे मॉड को रिमूव करेंगे तो y माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2m2। अब आपको क्या एलिमिनेट करना है बेटा, y को, तो y तो देखो सिंपली ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो m1 प्लस m2, और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2m1 प्लस m2। मॉड अप्लाई कर देंगे तो मॉड x माइनस जेड इक्वल टू 2 इंटू m1 प्लस m2, और 2 इंटू के फॉर्म में जैसे ही आ गया, इसका मतलब है ये वैल्यू भी आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में है, 2 के गुणज के रूप में है, यानी कि 2 के गुणज के रूप में। इसका मतलब कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया था वो पूरा हो गया। Therefore, that implies xz belongs to R. Therefore, it is transitive relation. और इसका क्या मतलब है, ये हमारा कैसा रिलेशन है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है, कैसे करना है फिर से बता देते हैं, फिर से पूरा देखो इस प्रोसेस को। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल नजर आ रहा है, उसको फिर से क्लियर करते हैं। सम संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये मान लिया, ये मान लिया, परिभाषा के हिसाब से m1 m2 करके अलग अलग क्यों लिखा बता दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है वो गुणज अलग अलग फैक्टर के रूप में हो। मॉड को रिमूव किया तो प्लस माइनस का चिन्ह दे दिया, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया तो y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस 2 में फिर से मॉड लगा दिया तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। मॉडुलस के प्रॉपर्टी से इसका रिवर्स करके लिख सकते हैं। और अब देखो ये 2 के मल्टीपल के रूप में है तो 2 के गुणज के रूप में, तो ये भी तो सम संख्या हो गया, 2 का गुणज होना चाहिए। अगर 2 इंटू 3 है या 2 इंटू 4 है या 2 इंटू 9 है तो ये देखो कितना हो गया बेटा, 6, ये हो गया 8, ये हो गया 18, फिर भी तो ये सबका सब सम संख्या हो गया। सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए, फैक्टर क्या है 2 के रूप में उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है।
तो मैंने आपको जो बताया ये तीन रिलेशन बहुत काम का है। कौन कौन सा बेटा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और तीनों का मैंने तीनों टाइप क्लियर किया है। लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता है, हमारा ओरिजिनल काम अब स्टार्ट होता है, और वो काम स्टार्ट भी होगा और तुरंत इनिशिएट करने के तुरंत बाद खत्म भी हो जाएगा। मतलब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे काम का टॉपिक है, लेकिन काम के साथ साथ ये क्या है, ये टॉपिक पहले वाले सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो अब नंबरिंग में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं इससे पहले कितना रिलेशन बताया, अभी याद नहीं है। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग लिखेंगे, लास्ट जो आपका रिलेशन है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, ये सबसे लास्ट है रिलेशन, उसको देखना। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है इसको थोड़ा सबसे पहले देखना। ये कोई स्पेशल नया टाइप का रिलेशन नहीं है। हमने तीन रिलेशन पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा बेटा? रिफ्लेक्सिव। कोई बच्चा रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन बताएगा? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कोई बच्चा सिमेट्रिक का रिलेशन का परिभाषा बताएगा? क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी है तो दोनों उसका उल्टा भी होना चाहिए। कोई ट्रांजिटिव रिलेशन का परिभाषा बताएगा? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कहता है कि ए रिलेशन और on set A is said to be equivalence relation if and only if, हम लोग इसको if भी लिख सकते हैं, if and only if it is reflexive relation, it is symmetric relation, and it is transitive relation। कहने का मतलब ये है कि कोई रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और साथ में क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों का तीनों होगा तभी जाके वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इसमें से कोई एक नहीं है, कोई भी एक नहीं है, तो वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। किसे बोलेंगे बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन? इट शुड बी सिमेट्रिक, इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक मतलब उल्टा भी होना चाहिए, उसका अपोजिट एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई का पड़ोसी है। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया वीडियो में, आप देख सकते हो। तो हमने इसका देखा था बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव था, बिल्कुल था रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी चेक किया था, इसका देखोगे वीडियो में, वहां पे चेक करके बताया गया है। सिमेट्रिक वाले केस में सिमेट्रिक भी था, और साथ में इसको ट्रांजिटिव भी चेक किया था हमने, तो ट्रांजिटिव भी था। इसका मतलब है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? ज्यादा अब अंग्रेजी में नहीं लिख रहा, वहां लिखा हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो बेटा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, L1 L2 is such that L1 is parallel to L2।
तो इस क्वेश्चन को हमने देखा, तीनों केस में देखा था, रिफ्लेक्सिव वाले भी जब टाइप पर आ रहा था उसमें भी कंसीडर किया था, सेमेटिक वाले में भी कंसीडर किया, लास्टली अभी हम जस्ट ट्रांजिटिव वाले में भी कंसीडर किया। तो हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव भी था, सेमेटिक भी था, साथ में ट्रांजिटिव भी था। तो हम लोग तीनों चेक करेंगे और देयरफॉर लिख देंगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब आपको क्या करना है कि अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी मेरा थियोरेटिकल पार्ट चल रहा था जिसमें मैं थ्योरी और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करा था। अब स्पेशली मेरा क्वेश्चन वाला वीडियो बनने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे और उन सारे क्वेश्चंस को जब तक आप पूरा देखेंगे तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। और उसे मैं आप ट्रिक से भी बताऊंगा कि आप ट्रिक का यूज करके किस तरह से उस वीडियो का फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए अब आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल पे आए तो बिल्कुल भी आने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबा दें और साथ में आप मुझे अपने सुझाव को दें। कुछ क्वेश्चन आस्क करना हो तो वो भी दे सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे जाके भी आप जितने भी डेफिनेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं और आप चाहे तो मुझे ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया।